अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। अरसलान हाशिर भी मेरे साथ हैं, अब्दुल मनान इस वक्त कैमरे के पीछे हैं। ये दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत ना सिर्फ मेहनती हैं, राज टीम का वो हिस्सा है जिनको आप कैमरे के सामने भी देखते हैं, लेकिन असल में ये कैमरा उठाए खौफजदा भी होते हैं जिनात से, लेकिन जब ये ठान लेते हैं लड़ने की, चाहे अरसलान हाशिर हो या अब्दुल मनान हो, मुझे इनको मना करना पड़ता है कि नहीं बच्चे इतना रिस्क नहीं लेना। ये मुझसे भी ज़्यादा ब्रेव हैं भी और रिस्क भी लेते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो मैं इन बच्चों से भी सीरियसली बहुत कुछ सीखता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही नाइस हैं। और जब मेरा यहाँ पे राजनपुर का ट्रिप होता है तो ये दोनों बच्चे हर वक्त मेरे साथ होते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसा अमलियात की दुनिया का किस्सा है जहाँ पे आप आज सैर करेंगे एक ऐसी दुनिया की जो जिन्नात की दुनिया है। इंसान भी बसते हैं और वो एक और दुनिया आबाद होती है जिसको जिन्नात की दुनिया कहती हैं। वहाँ पे जब इंसान पहुँचता है तो उसके साथ वहाँ पे क्या होता है, वो अपनी आँखों से ना नज़र आने वाली मखलूक को कैसे देखता है। कहानी सुनाई है राजनपुर के शहर जहाँ पे मैं बैठा हूँ। मेरा शहर का नाम असल में तो फाजिलपुर है। एक छोटा सा देहात है। उन्होंने कहा उसको आप रहने दें, देहात का नाम ना बताएं। और उनका नाम है नसरुल्ला सोमरो, जिन्होंने ये कहानी हमें सुनाई है। और उनके ससुर हैं जी। ससुर हैं उनके, जिनके साथ हकीकत पर मबनी बहुत से जिनात के वाक़यात हुए हैं और वो जिनात के साथ बहुत सा टाइम गुजारते रहे हैं। जी। जिनात के साथ। जिनात दोस्ती करके उनको अपने साथ ले गए थे। बहुत कुछ आपको कहानी में सुनना को मिलेगा। नाम उन्होंने कहा मेरे ससुर का बेशक फर्जी रखते, तो हमने उनका फर्जी नाम रखा है कौड़े खान। कौड़े खान इन सराइकी बेल्ट के अंदर इस तरह का जो नाम है बहुत ज्यादा रखा जाता है। कौड़े खान, अल्लाह ताला ने एक ऐसा सेहतमंद इंसान बनाया था जो जवानी में एक ऐसा पहलवान था, एक ऐसा सेहतमंद इंसान था कि जब खाड़े में उतरता था तो हर तरफ ना सिर्फ क्लैपिंग होती थी, तालियां बजती थी, बल्कि लोग सीटियां बजाते थे कि कौड़े खान आ गया है। अब कोई भी कौड़े खान के आगे टिक नहीं सकेगा। और वो इंतजार में होते थे कि जैसे ही कौड़े खान मैदान में उतरा है तो बस कुछ सेकंड ही रह गए हैं कि दूसरा हरीफ, दूसरा पहलवान जो सामने मौजूद है ऐसा उठा के पटकेगा कि एकदम से मुकाबला कौड़े खान जीत जाएगा। क्या हुआ है? कुछ नहीं आप। वक्त गुजरता रहा, कौड़े खान का नाम दूर दूर तक फैल गया कि मान एक ऐसा इंसान जना है जो इतना बहादुर है, जो इतना ताकतवर है कि जब वो मैदान में उतरता है तो उतरते ही अपने हरीफ को उठा के ऐसा पटकता है कि उसको संभलने का, समझने का मौका तक नहीं मिलता। वहीं पे जहां उसके अंदर ये पहलवानी वाली बात थी, जोर आजमा था, सेहतमंद था, वहीं पे वो हाफिज कुरान भी था, मौलवी भी था, मस्जिद का इमाम भी था, जमींदारा भी था। उसकी अपनी जमीनें भी थी जिसके अंदर वो खेती बाड़ी करता था, काश्तकारी करता था। और मस्जिद में जाके भी जब उसके पास टाइम होता तो बाकायदा नहीं, जिस तरह इमामत कराते हैं वो इमामत भी कराता। उसके बारे में कहा जाता है उस वक्त वो इतना जीदार, इतना सेहतमंद और असल में तो इंसान दिमागी तौर पे बहुत बहादुर होता है। वो कहते हैं कि देखने वाली आंखों ने ऐसा भी देखा कि तीन तीन लोगों को भी उसने चैलेंज किया कि आओ तीनों आ जाओ मुझसे लड़ने के लिए। और जब वो तीन पहलवान उसके सामने खड़े थे तो वो एक फिक्रा कह रहा था, पीछे से वार करोगे तब भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं ताकतवर हूं, सामने से आके वार करना। तो तीन पहलवान, एक सामने है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, उसके सामने खड़े हैं और वो तीनों उसको पकड़ना चाह रहे हैं। और वो शिकरे की निगाह से तीनों को देख रहा है कि एकदम से मौका ही नहीं मिला। तीनों को ऐसा उठाया, कब किसको पटखा कि तीनों पहलवान जमीन पे चत पड़े थे, हार चुके थे। अभी एक को ही पकड़ा था और दूसरा आगे भागा, तीसरा भी आगे बढ़ा कि मैं कौड़े खान को पकड़ लूं, लेकिन वो इतनी फुर्ती से उसने पहले को गिराया, साथ ही दूसरे को भी ऐसे पकड़ा
कि जो तीसरा आगे बढ़ा था बढ़ने के लिए, उसको भी अपनी लपेट में लिया और उसको भी जमीन पे गिरा दिया। 3-3 लोगों को वो उठा के पटक देता था। वो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना जबरदस्त किस्म का पहलवान था। जहां पे वो पहलवान था, जहां पे हाफिज कुरान था, वहां पे अमलियात का उसको जुनून की हद तक शौक था। उसकी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा आमिल मुझे मिले जो मुझे कोई ऐसा चिल्ला बताए कि मैं जिससे जिन्नात को अपने कब्जे में कर चुका हूं। हर वो जगह जो बहुत खौफनाक थी, हॉन्टेड थी, मशहूर थी, यहां पे जिन्नात का बसेरा है, यहां पे जिन रहते हैं, यहां पे फलां बंदा डरा है, भलां बंदे ने पिच्छल पैरी देखी है, चुड़ैल देखी है, किसी ने जिन देखा है, तो वो रात को वहां पे चला जाता और वहां पे खड़े होकर कहता, आओ जिनो मुझसे मुकाबला करो, जिनो मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूं, आ जाओ जिनो मेरे सामने आओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। वो जिन्नात से डरता नहीं था, लेकिन इंसान जो बशर है, अशरफुल मखलूकात है, बेशक जिन्नात से ना डरे, झटका जरूर निकल जाता है। मैं जिन्नात से नहीं डरता, लेकिन यह सच है अरसलान हाशिर और अब्दुल मनान से भी ज्यादा झटका मेरा निकलता है। लेकिन वो एक सेकंड्स के लिए, वक्ती तौर के लिए एक झटका निकल जाता है। और किस वक्त निकलता है? जिस वक्त अचानक से कोई चीज हो, अचानक से कुछ भी होता है। तो प्रोग्राम में भी आप लोगों ने देखा होगा मेरा झटका निकल जाता है, लेकिन साथ ही मैं अलर्ट हो जाता हूं, किसने मेरा झटका निकाला? तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसका मतलब मैं डरता नहीं हूं, अचानक जरूर चौंक जाता हूं, झटका ले जाता हूं। तो वो भी ऐसा ही था, डरता नहीं था, लेकिन चौंकने वाला शख्स, झटका लेने वाला शख्स था। और ये हर इंसान के अंदर होता है कि वो झटका, जब अचानक आप उसको डराएंगे तो वो जरूर झटका लेगा। बहुत आसाब जिनके मजबूत हों, वो होता है कि आप पीछे जाकर उनको हाउ भी करोगे, अब बैठा एक शख्स, आप जाके हाउ, तो वो डर जाएगा, उसका भी झटका निकल जाएगा। बहुत मजबूत आसाब का मालिक होगा, वो झटका नहीं लेगा। खैर, ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक आमिल का पता चल ही गया। कौड़े खान को आमिल है और उसके बाद एक चिल्ला भी है, और वो मुझे उस रास्ते पे डाल सकता है कि जिस चिल्ले को करने के बाद मैं एक जिन को अपने ताबे कर लूंगा। और फिर जब उससे उसकी मुलाकात हुई, उसने अपने दिल का हाल उसको बताया और ख्वाहिश का इजहार किया कि सीखना चाहता हूं, करना चाहता हूं, जिनको अपने कब्जे में करना चाहता हूं। बहुत उसके पीछे पड़ा रहा, उसकी खिदमत की, उसको खिलाया, उसको पिलाया, उसको पैसे दिए, हर तरह की उसको ऑफर दिया। आखिरकार एक दिन वो मान गया और उसने कहा, जो तुम करने जा रहे हो है तो बहुत मुश्किल काम कौड़े खान, जिंदगी भी जा सकती है, सजा भी मिल सकती है, जिन्नात कुछ भी ऐसा अनोखा काम कर सकते हैं जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मुझे पता है तुम बहुत बहादुर हो, डरते नहीं हो, लेकिन जो जिन होते हैं हर इंसान के दिमाग को परख लेते हैं। उनको पता होता है कि यह शख्स किस हद तक बहादुर है, इसको कैसे डराना है। बस एक ध्यान रखना, जब इस चिल्ले को करोगे, मैं मजबूरी में तुम्हें दे तो रहा हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर जुनून है, शौक है, बस एक ध्यान रखना, जिस रूप में भी आए, जिस तरह भी तुम्हें डराएं, कुछ भी कर लें, घबराना नहीं, डरना नहीं। माना कि तुम बहादुर, माना कि तुम डरते नहीं, फिर भी वो जिन हैं। वो ऐसी चाल बिछाएंगे, ऐसा मोहरा खेलेंगे, ऐसा जाल बिछा होगा कि तुम फंस ही जाओगे। इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम उनके जाल में फंसोगे या नहीं, बस मैं इतना कहूंगा, उनके किसी भी बहकावे में ना आना। उसने कहा, अब आप जल्दी से, कौड़े खान ने कहा, मुझे अमल दे दीजिए। उसने कहा, एक बड़े मड़के बोलते हैं, जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं उनको मड़के बोले जाता है। सराकी में मड़के कहते हैं ना, सराकी में उनको मड़का कहा जाता है। तस्बीह के जो बड़े बड़े दाने होते हैं, उसने बड़े बड़े दानों वाली 101 दानों की तस्बीह लो, मोटा सा उसके अंदर धागा डालो और 101 दाने की तस्बीह जब बना लो, इस अंदाज में तुमने चिल्ले के लिए करना है कि सबसे पहले तुम्हें लकड़ी का वो वाला हिस्सा लेना है जो पहले दौर में ट्रैक्टर के साथ हल चलाते थे जमीनों के, आजकल ट्रैक्टर के साथ हल चलाते हैं। तो उस वक्त में हल चलाने के लिए 2 बैल इस्तेमाल किए जाते थे, लेफ्ट और राइट, 2 बैल होते थे, उनके बिल्कुल दरमियान में एक लकड़ी सी होती थी। उसका नाम क्या बताया था उन्होंने? बहुत वजनी पटला बोलते हैं, पटला, पटला भी बोलते हैं। एक बहुत वजनी सी एक लकड़ी होती है दोनों बैलों के दरमियान में, और उस लकड़ी के नीचे एक चूंचदार लकड़ी होती है, किला नुमा लकड़ी होती है। वो जो चूंचदार लकड़ी होती है वो जमीन में गाड़ दी जाती है और इंसान अपना वजन उसके ऊपर डाल देता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। जब इंसान उस लकड़ी के ऊपर, जिसकी चूंच जमीन के अंदर घुसी हुई है, लकड़ी अच्छी खासी जमीन में घुसी हुई है,
उसके ऊपर जब इंसान खड़ा हो जाता है तो बैल को इशारा किया जाता है कि चलो। जब दोनों बैल चलते हैं तो लकड़ी जितनी धंस गई है ज़मीन के अंदर, वो ज़मीन को चीरती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, एक लाइन सी खिंचती जाती है, और उस जगह की जो मट्टी है उसको इस तरह वो ऊपर नीचे करता है कि जब आप बीज डालेंगे उसी जगह के अंदर जहां पे वो गहरी मट्टी उसने खोद दी है, तो वहीं पे वो फसल आपकी उगती है। पहले ये ट्रैक्टर नहीं होता था, तो इस तरह इंसान हल चलाता था। तो उसने कहा, तुमने जो चिल्ला करना है वही, उसका क्या नाम ने बताया? पटला। पटला। उसका उर्दू में क्या कहते हैं, ये सराइकी में है या मुझे सही नहीं पता। वही जो लकड़ी थी जिसका एक सिरा जमीन के अंदर धंसा होता था और बाकी दो सिरे एक लेफ्ट साइड के बैल के अंदर और राइट साइड के बैल के अंदर उनके सिरे होते थे, उसको तुमने ले लेना है जमीन के अंदर, अपने घर के बिल्कुल पास गाड़ लेना है, और इसको जमीन के अंदर गाड़ने के बाद इसी के ऊपर बैठ जाना है। इसके ऊपर बैठने के बाद इर्द गिर्द दायरा कड़ा लगाना है। जैसे ही दायरा कड़ा लगा लो तो उसके बाद तुमने अमल करना शुरू कर देना है। यह तस्बीह है, इस दानों को पढ़ना है, इतनी दफा पढ़ना है। फिर से एक खजूर की जो वो गिटक निकलती है अंदर से, उसको उठा के साइड पे रख देना है। फिर तुमने तस्बीह को पढ़ना है। जब 101 की तस्बीह मुकम्मल हो जाए फिर गिटक उठा के साइड पे रख देना है। इस तरह अपनी गिनती मुकम्मल करना है। जब गिनती मुकम्मल हो जाए दायरा कड़ा खोल के अपने घर चले जाना है। 41 रातें तुमने ये अमल करना है। जो जो वक्त बढ़ता जाएगा दिन और करीब आते जाएंगे, क्योंकि 41 रातें मुकम्मल करनी है तो हालात बिगड़ते जाएंगे, खौफ बढ़ता जाएगा, जिन्नात और हावी होंगे तुम पे। वो उसको चिल्ला लेके उसका शुक्रिया अदा करके घर पहुंचा। वो जुनून में था, वो खुश था, वो बहुत फूले नहीं समा रहा था। अब कोई भी जिन मुझसे बच नहीं सकता, मैं जिन को ताबे करके रहूंगा। उसने वो पटला उठाया, रात के टाइम तस्बीह उठाई, खजूर की गिटक गुठली जिसको कहते हैं, खजूर की गुठली उठाई और उस पटले को जमीन के अंदर गाड़ा। उसके अंदर वो चौकड़ी मार के, जिस तरह मैं बैठा हूं इसी तरह बैठ गया। छुरी उसने पकड़ी जो एक अमलियात में यूज होती है, जिसका लोहे का लकड़ी का दस्ता होता है जो आपने पकड़ना है, और आगे स्टील की ना हो, लोहे की छुरी होनी चाहिए। ये अमलियात का रूल है कि छुरी जिसे आपने दायरा कड़ा लगाना है, पकड़ने वाली जगह प्योर लकड़ी की हो और आगे लोहे की हो, प्लास्टिक वाली नहीं, स्टील वाली नहीं। उसने छुरी को दायरा कड़ा लगाना शुरू कर दिया और दायरा कड़ा जहां से शुरू किया था करते करते वहीं पे आपके उसने छुरी को गाड़ दिया और बैठ गया। तस्बीह उसने उठा ली और उन दानों को उसने पढ़ना शुरू कर दिया। यह गांव की जमीन थी, कच्ची जमीन जिसके अंदर हल लगा हुआ था, और वो उस पटले के ऊपर बैठा हुआ था। गाय भैंसें बकरियां जो उसने पाल रखी थी साइड पे ही खड़ी थी, वो भी कुछ सो रही थी, उनमें से कुछ खुली आंखों से देखने की कोशिश कर रही थी कि उनका वो मालिक जो उनको घास डालता है, जो उनका ख्याल रखता है, आज रात के इस पहर क्या कर रहा है। समझ बूझ तो जानवर को भी अल्लाह ताला ने दी है, तो जानवर भी हैरान था कि चांदनी रात में ये बैठ के कर क्या रहा है। कुछ देर तो जानवर भी उसको देखते रहे, यहां तक कि वो भी सो गए कि ये रात है, अंधेरी रात। जब चांद उतरता है, सूरज चला जाता है, तो जानवर क्या, चिरिंद परिंद भी सो जाते हैं, परिंदे भी सो रहे होते हैं। ये एक बशर था जो बैठा चिल्ला कर रहा था। पहली रात उसने चिल्ला किया, एक जज्बा था उसके अंदर, एक जुनून सा था, खौफ भी था बहुत कम, लेकिन यह जज्बा था कि जितनी जल्दी हो सके मैंने जिनको काबू करना है। रात सारी बैठ के वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, यहां तक कि उसने अपनी तस्बीह मुकम्मल कर ली, दायरा कड़ा खोला और घर चला गया कि ये तो इतना आसान था, इसमें तो मुश्किल ही कुछ नहीं, लेकिन हां आगे मुश्किल आएगी। अगली रात भी वो पहुंचा, अगली रात भी जाके उसने उसी तरह बैठ के चिल्ला किया, अपनी तस्बीह मुकम्मल की और अपने घर चला गया। अब रातें गुजरती जा रही थी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा था। खौफ तो पहले ही था लेकिन बहुत कम था। अब उम्मीद यह बढ़ती जा रही थी कि काफी रातें मैंने गुजार ली हैं और बस 41 ही मुकम्मल करनी है। उसके बाद एक जिन होगा, वो मुझसे कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका, और फिर मैं उसको काम बताऊंगा और मेरा काम करके आएगा। करते करते रातें गुजरती रहीं कि एक रात एक ऐसा मंजर उसकी आंखों ने देखा। उसी तरह वो आया, उसी तरह उस लकड़ी के ऊपर बैठ गया,
दायरा कड़ा उसने लगा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। अभी पढ़ते पढ़ते वो पढ़ ही रहा था, आंखें आज उसकी बंद थीं क्योंकि अब वो पुरसकून हो चुका था, खौफ उसका ख़त्म हो चुका था कि उसकी आंखों ने, उसकी बंद आंखों ने महसूस किया कि कोई हलचल है। तो कानों ने उसी लम्हे आवाज़ सुना, कोई इंसान है 5-6 जो चलते हुए आ रहे हैं, उनके पास कोई सामान है। ये चांदनी रात थी, उसमें नजर आ रहा था। उसने जब आंखें खोली और उन 5-6 लोगों को देखा तो उसने देखा बिल्कुल उसके सामने, उसके पास ही आके वो खैमा लगा रहे हैं। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो जानते ही ना हो कि पास कोई बैठा हुआ भी है। जबकि वो चौंक गया कि ये कौन आ गए हैं, पता नहीं इस गांव के हैं। होलिये से शहरी लगते थे, गांव के लोग नहीं लगते थे। जैसे शहरी लोग कैंपिंग करते हैं, उसके लिए आके कैंप लगाते हैं, वैसे ही थे, लेकिन उसको इग्नोर कर रहे थे। और वो भी यही चाह रहा था ये मेरी तरफ मुतवज्जो ना हो क्योंकि मैं अमल कर रहा हूं, चिल्ला कर रहा हूं। तो ये पता नहीं कहां से उठ के आ गए हैं शहरी लोग, इन्होंने भी इसी जगह पे कैंप लगाना था। खैर वो आए, उन्होंने आके कैंप खोलना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, उर्दू में बात कर रहे थे। ये सराइकी इलाका है, वो सराइकी बोलने वाले लोग वहां पे होते हैं। वो उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला, वो उर्दू बोलने वाले लोग थे। आए, उन्होंने आके कैंप लगाना शुरू कर दिया। उस कैंप जब मुकम्मल हो गया तो एक देग उनके पास जो थी, बड़ी सी देग निकाल के उन्होंने सामने रख दी और एक दूसरे शख्स से बोला, हाँ यार देग पकने के लिए रख दो। तो उसमें से एक बोला, बस यार गोश्त आने ही वाला है, बस जैसे ही गोश्त पहुंचता है तो मैं गोश्त काट के देग में डालता हूं। कौड़े खान इतना जान चुका था कि कोई शहरी लोग पिकनिक की नीयत से यहां पे आए हैं और कोई गोश्त पकाना चाह रहे हैं। जैसे ही देग, उन्होंने एक गढ़ा खोदा, जिस तरह देग पकाने के लिए अमूमन गढ़ा खोदा जाता है, गढ़े के ऊपर देग को रख दिया जाता है। देग अभी तक खाली थी, नमक, मिर्च, घी, इस तरह का सामान उनके पास था कैंप के साथ जो वो लेके आए थे। तो देग, गड़ा खोदने के बाद जब उस गड़े पे देग रख दी गई तो कौड़े खान ने उस वक्त जो मंजर देखा वो सबसे अजीब और बहुत ही भयानक खौफनाक मंजर था। उसके 3 बेटे, बड़ा बेटा जो तकरीबन 8-9 साल का था, छोटा बेटा जो 5-6 साल का था और उससे भी छोटा बेटा जो तकरीबन 3 साल का था, उसको वो पकड़ के लेके आ रहे थे बाकी लोग। और वो पढ़े जा रहा था और वो देखे जा रहा था, उसका हाथ नहीं रुका था, वो अपनी तस्बीह कर रहा था और हैरान हो रहा था कि मेरे बेटे को ये क्यों पकड़ के लेके आए हैं। तो उसने देखा उसका बेटा चीख रहा है, छोटा भी, दरमियाना भी, लेकिन वो अपने वालिद की तरफ नहीं देख रहे थे। वो चीखे जा रहे थे, वो शायद इतना जोर जोर से रो रहे थे, उनको जबरदस्ती वो उठा के लाए थे कि मुसलसल चीखते ही जा रहे थे। अगले ही लम्हे उसने देखा एक लकड़ी का बहुत बड़ा गोल सा, जैसे गोश्त की दुकान पे कसाई पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्क में गोश्त के फट्टे पे जाएं तो एक गोल सा उन्होंने रखा होता है जिसके ऊपर वो गोश्त को काट रहा होता है या मुर्गी वगैरह काट रहे होते हैं, वैसा ही उसने एक गोल सा रखा हुआ था, बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा। और सबसे पहले उसके बड़े बेटे को इस अंदाज में पकड़ के एक शख्स लाया कि उसने उसको गर्दन से पकड़ा हुआ था और आके उसने उसके बालों में हाथ डाला, गर्दन छोड़ दी और उसने उसकी गर्दन उसी लकड़ी के ऊपर रख दी। दूसरे शख्स ने उसकी टांगें पकड़ ली क्योंकि 5-6 लोग थे, 2 बच्चों को अभी उन्होंने पकड़ा हुआ था। उसका बड़ा बेटा उल्टे मुंह उस लकड़ी के वो जो गोल सा फट्टा सा था उसके ऊपर लेटा हुआ था और एक शख्स हाथ में वो बड़ा सा लोहे का जो होता है हड्डियों को तोड़ने के लिए, गोश्त को काटने के लिए, वो पकड़ के आगे बढ़ रहा था उसके बेटे की गर्दन को काटने के लिए। वो हैरान ये था कि उसने आवाज दी थी, गोश्त कहां है? उसने कहा गोश्त आ रहा है। तो ये कैसा गोश्त था? ये तो जीते जागते कौड़े खान के बच्चे थे। कौड़े खान ने देखा उसकी आंखों के सामने ही उसने जोर से ताकत लगा के वो चलाया, उसके बेटे का धड़ और सर अलग हो गया, एक खून की लंबी धार निकली और बहना शुरू हो गई। साथ ही उसने उसके सर को नीचे फेंका, उसके धड़ को भी उसने अपने हाथ से उठा के यूं सामने फेंक दिया जैसे किसी मुर्गी को हिलाल करके सामने फेंक दिया जाता है। और वो तड़पती है तो उसका जिस्म अभी जमीन पे झटके ले रहा था, सर बेजान हो चुका था। और अभी यही अमल वो दूसरे दरमियाने बेटे के साथ करने जा रहे थे। उसको भी उसी अंदाज से गर्दन से पकड़ के वो आगे लेके आ रहे थे कि उसको भी काटने जा रहे थे। एक बाप कौड़े खान जो बैठा था
वो कांप गया था, वो लरज़ गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं राबता करूं तो उस आमिल से कैसे करूं। तूने तो जिन्नात का बताया था, खौफ का बताया था, मुझे डराएंगे धमकाएंगे, ये क्या अमल कर रहे हैं? ये तो कोई इंसान है, अभी मैं उठ भी नहीं सकता। उसने मना किया था कि चिल्ले में से भी नहीं उठना, ये तो कोई शहरी लोग हैं, जिन्नात तो नहीं है। और शहरी लोगों की मुझसे दुश्मनी क्या है कि मेरे बच्चों को लाके इस तरह काट रहे हैं। एक को काट चुके हैं, मैं उसको बचा नहीं सका, और अभी दूसरे को भी बालों से पकड़ के उसी अंदाज में उसके ऊपर लिटा चुके थे कि उसकी गर्दन को भी अलग किया जा सके उसके धड़ से। अब वो तिलमिला रहा था, उसका जिस्म कांप रहा था, उसकी तस्बीह के दाने तो चलते जा रहे थे, उन पे तो वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन दिमाग डबल माइंडेड हो गया था। उधर भी दिमाग था, इधर भी दिमाग था। वो बहादुर, वो पहलवान, वो 3-3 लोगों को उठा के फेंक देने वाला अब इस वक्त इतना जज्बाती हो चुका था कि वो चाहता था कि उठे और एक-एक का सर तोड़ दे, एक-एक की गर्दन मरोड़ दे। और वो जानता था कि इस वक्त उसके जो जज्बात हैं, इस वक्त जो उसका गुस्सा है, वो अपने बेटे को देख चुका है। उसके लिए वो जितने भी लोग थे मायने नहीं रखते थे, वो तो गर्दनें उड़ा देता उनकी। अभी वो इन्हीं बातों को सोच ही रहा था कि एक ठक की जोर से आवाज आई। दूसरे बेटे की गर्दन भी कट के इतनी जोर से इस दफा मारा गया कि दूसरे बेटे की गर्दन कट के वो दूर जा गिरी। इसकी तो गर्दन को उठा के फेंकना भी नहीं पड़ा, यहां तक कि धड़ को उठा के उसको भी ऐसे उसने आराम से जमीन पे फेंक दिया, तड़पने के लिए, क्योंकि धड़ तड़प रहा था। और तीसरा छोटा बच्चा तो वैसे ही अध मुआ हो चुका था। उसका तो खून खुश्क हो गया था, ना ही अब वो चीखो पुकार कर रहा था। लगता था कि उसका तो दिल ही बंद हो चुका है। लगता था तो वो तो वैसे ही खौफ के मारे बेहोश हो चुका है। बाप दोनों बेटों को इस तरह मरता देख चुका था, लेकिन उसको यह पता था कि मैं इस वजीफे को मुकम्मल किए बगैर नहीं उठ सकता। उसने कहा था, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुमने मुकम्मल किए बगैर नहीं उठना, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। लेकिन वो फिर सोच रहा था, मैं तीसरे बेटे को तो बचा लूं, वो तो जिनात ने मारना था, ये तो कोई शहरी लोग हैं जो मारे जा रहे हैं। लेकिन मसला वही था, ना वो बोल सकता था, ना वो बात कर सकता था, ना चिल्ले से उठ सकता था कि उन शहरी लोगों को रोक सकता। तीसरा बच्चा भी सेम उस तरह काट के नीचे फेंक दिया गया। जब इन तीनों के जिस्म ठंडे हो गए तो उसके बाद उन्होंने उसको फिर से उठाया, उनके बाजू अलग करने शुरू कर दिए। अब वो काटे जा रहे थे, उनके बाजू अलग कर रहे थे, उनकी टांगें काट रहे थे, उनके पांव काट रहे थे, उनके जिस्म के टुकड़े कर रहे थे। और कौड़े खान अंदर तड़प रहा था। वो अपनी आंखों से कटता हुआ तो देख चुका था, वो मर चुके थे, लेकिन अब उनके जिस्म के टुकड़े होते देख रहा था। तब उसको समझ लगी, जिस गोश्त की बात हुई थी कि गोश्त आ रहा है, वो ये गोश्त था। उसके तीनों बच्चों को उन्होंने काटना था, और काट के उसने देखा कि वो टुकड़े उठा उठा के देग के अंदर डाल रहे हैं। यहां तक कि तीनों बच्चों को जब वो काट चुके, इस मंजर को मैं ज्यादा अब लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट करता हूं। जब वो तीनों बच्चों को काट चुके थे, उनके टुकड़े उठा के उन्होंने देग में डाल दिए। तो एक और बोला कि यार, लकड़ियां तो लाई नहीं हो, जलाओगे क्या? उसने कहा, वो सामने भैंसें खड़ी तो हैं, उनकी मैं टांगे काट के ले आता हूं, वो जला देते हैं। इतने पुरसकून अंदाज में वो बोल रहा था जैसे कोई बात ही नहीं है। अभी जो कुछ किया था ये तो एक आम सा अमल था जो वो अमूमन करते रहते थे, और अब लकड़ियों की जगह पे उनको भैंस की टांगे चाहिए थी। वो शख्स उसी औजार को हाथ पकड़े हुए गया, और जब भैंस के करीब पहुंचा तो कौड़े खान देख रहा है भैंस डर के सीधी खड़ी हो गई है, जैसे भैंस जानती हो कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने आ रहा है। और जैसे ही भैंस खड़ी हुई तो उसने जाते ही यूं जोर से ऐसा हाथ मारा, एक टांग नहीं, वो इतनी जोर का वार था कि पहली टांग भी कट गई, और हाथ आगे बढ़ता रहा, दूसरी को भी काट दिया कि भैंस धड़म से जमीन पे गिर गई। वो कैसा शदीद वार था कि एक ही वार में अगली एक टांग भी उसकी भैंस की कट गई, पिछली भी कट गई एक ही वार में। और जब भैंस नीचे गिरी तो वो आगे बढ़ा, जो टांगे बच गई थी उनको भी वो वार करके चारों टांगे वो काट चुका। उसके साथ जो भैंस बैठी हुई थी वो भी अब कांपना शुरू हो गई थी, उठ के खड़ी हो गई थी। उसने उसके साथ भी सेम वही अमल किया,
चारों टांगे जब उसकी काट चुका तो उठा के चारों टांगों को पकड़ के उस देग के नीचे ले आया और लकड़ियों की जगह पे उसने उसकी टांगें डाल दी। कहता है लगाओ इसको, लकड़ियां आ गई हैं। ये कैसी लकड़ियां थी? कौड़े खान ने इसमें जिंदगी में इससे पहले कभी इस तरह लकड़ी नहीं देखी थी कि इंसान भैंस की टांगे काट के लकड़ियों की जगह पे उनको नीचे जलाने जा रहा है। ये तो गोश्त है, लेकिन कैसा गोश्त जो अंदर काट के डाला गया था वो गोश्त नहीं, कौड़े खान के बेटे थे और लकड़ियों की जगह पे उसकी भैंस की टांगे, यहां तक के टांगों को आग लगा दी गई। और आग लगाने के बाद वो इर्द गिर्द खड़े हो गए इंतजार में कि बस जल्दी से पके और हम खाना खा सकें। वहीं पे उसने देखा कि सामने से एक और औरत चिल्लाती हुई आ रही है। एक साथी अभी शायद पीछे भी उनका था जो उसकी कौड़े खान की बीवी को पकड़ के लेके आ रहा था। वो चीखती हुई आ रही थी, छोड़ दो मुझे, खुदा का वास्ता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, तुम लोग मेरे बच्चे भी ले गए हैं, छोड़ दो मुझे। और वो उसको छोड़ नहीं रहा था, उसकी गिरफ्त बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। वो पकड़े पकड़े कौड़े खान की बीवी को उसी अंदाज में लाया जिस अंदाज में उसके बच्चों को लिटाया गया था और उसकी गर्दन काटी गई थी। वो नहीं जानती थी, सिर्फ कौड़े खान बैठा था जो पढ़ रहा था, जानता था इस देग के अंदर बच्चों का गोश्त है जो काट के डाला गया है। बीवी नहीं जानती थी, इसलिए उसको पता ही नहीं था उसके साथ होने क्या जा रहा है। वही अमल उसके साथ भी दोहराया गया। गर्दन को अलग कर दिया गया, धड़ को नीचे फेंक दिया गया और उसके भी टुकड़े करके बाजू के, टांगों के, पांवों के, हर जिस्म के टुकड़े करके उन्होंने देग में डाल दिए। और ये ऐसे आराम से कर रहे थे, उनके चेहरे पे कोई भी खौफ नहीं था। रात भयानक से भयानक होती जा रही थी। दूर दूर तक जो चीखने की आवाज थी पहले बच्चों की थी और फिर कुछ देर बाद एक औरत के चीखने की आवाज थी, जो अब वो भी इसलिए खत्म हो गई थी क्योंकि उस औरत के जिस्म के टुकड़े देग के अंदर पक रहे थे। असलान कहानी सुन रहा है, उसकी हालत अजीब हो रही है। उसके जिस्म के टुकड़े देग के अंदर पक रहे थे। शायद वो जिंदा होती तो देख सकती कि उससे पहले उसके बेटे पक रहे थे। अब वो मुर्दा थी, मर चुकी थी, इसलिए उसके जिस्म के टुकड़े भी बेटों के साथ देग में पक रहे थे। और दूसरी तरफ बैठा हुआ कौड़े खान था जो अभी तक कुछ भी नहीं समझ पाया था। उतना जरूर समझ सक रखता था, एक आमिल भी था कि मैं उठा तो मैं मर जाऊंगा, मैं बचा नहीं सकूंगा। अमल जल्दी से मैं मुकम्मल करूं ताकि मैं उठ के इनको पकड़ सकूं। अब उसकी तेजी ये थी, बीवी को भी वो देखता रहा। बीवी को भी जब लेके आए थे तब उसकी जल्दी से हाथ चल रहे थे कि आज की जो गिनती है वो मैं किसी तरीके मुकम्मल कर लूं, फिर इन लोगों को मैं बताता हूं मैं इनके साथ क्या करूंगा। तो बीवी का भी वो मंजर देख रहा था, लेकिन जल्दी 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 वो पढ़ रहा था कि तस्बीह मुकम्मल हो और दायरा कड़ा खोलूं और मैं बाहर निकलूं। तो वहीं पे एक शख्स ने जो चम्मच भी बीच में चला रहा था, उसने शोरबा पता नहीं कहां से पानी डाला था, उसने यूं चखा, उसने कहा नहीं यार, नमक मिर्च थोड़ी सी कम है। कौड़े खान तो ये सारा मंजर देख चुका था, नमक मिर्च तो उन्होंने डाली नहीं थी, तो किस चीज को नमक मिर्च कह रहा था। उसने कहा अभी ले आते हैं नमक मिर्च। एक शख्स ने यह कहा और तेजी से वहां से चला गया। और कौड़े खान फिर जल्दी से अपनी तस्वीर मुकम्मल करने में लगा हुआ था कि वापस वो शख्स जब आया, इस दफा कौड़े खान की मां को उसने गर्दन से पकड़ा हुआ था। बच्चे भी कपड़ों में थे, उसकी बीवी को भी जो उसने कपड़े पहन रखे थे उसी कपड़ों में लाया गया था, लेकिन उसकी मां को जब लाया गया तो वो कपड़ों के बगैर थी। उसके जिस्म पे कोई भी कपड़ा नहीं था और वो शख्स जो उसकी मां को पकड़ के लेके आ रहा था बहुत बेदर्दी से पकड़ के आ रहा था। इस दफा एक तब्दीली जरूर हुई। मां ने दूर से ही कौड़े खान को देख लिया और चीखी, कौड़े खान! सरेकी में बोली, बचाओ मुझे इनसे, इन जालमों से बचाओ। देख तेरी मां को इन्होंने पकड़ लिया है, तेरी मां के जिस्म पे एक कपड़ा भी नहीं रहने दिया, बरहना कर दिया तेरी मां को। पकड़ इन लोगों को, मुझे पता है तू मेरा शेर बच्चा है, तू इनको गर्दनें मरोड़ दे, मुझे बचा इनसे। मां नहीं जानती थी कि कौड़े खान की क्या बहुत बड़ी मजबूरी है कि 3 बच्चों और बीवी को कटता हुआ देग में पकता हुआ इसलिए देख बैठा है कि अगर इस दायरे कड़े को मुकम्मल किए बगैर, तस्बीह को मुकम्मल किए बगैर बाहर निकलेगा तो मारा जाएगा। वो बोल भी नहीं सकता था कि मां से कह सके, मां मैं उठ नहीं सकता, मैं मजबूर हूं, मैं कितनी बड़ी रिस्क ले बैठा हूं, मैं इतना बड़ा चिल्ला कर बैठा हूं जिस पे मुझे बताया गया था कि जब तक मुकम्मल नहीं होगा तुम हिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। मां मैं कैसे उठूं? तो तभी मां ने कहा,
कौड़े खां, तू इतना बेगैरत हो गया है कि तू अब मां को भी नहीं बचाएगा। तू मां की चीखो पुकार भी नहीं सुनेगा। तेरी गैरत इतनी भी नहीं जागी कि तेरी मां के कपड़े उतार दिए, उसके जिस्म पे, उसके तन बदन पे कोई कपड़ा तक नहीं है। तू कैसा गैरतमंद बेटा है जो बैठा देख रहा है। अगर तेरी गैरत मर गई है और तू आज अपनी मां को भी नहीं बचा सकता तो याद रखी, मैं तुझे कभी अपना दूध तक नहीं बख्शूंगी जो मैंने तुझे दूध पिलाया है। मैंने तुझे अपना दूध पिला के बड़ा किया है, और अगर तू अपनी मां को भी नहीं बचा सकता तो मैं तुम्हें कभी अपना दूध तक नहीं माफ करूंगी। उसके बाद मां ने सर नीचे किया और इस अंदाज में तैयार हो गई कि जब मेरा बेटा ही बेगैरत हो गया है, मां को इस हालत में भी देख के उसको गैरत नहीं आ रही, तो फिर मां का क्या कहना। इस अंदाज में ढीली पड़ गई, जैसे कह रही हो ले चलो, जो करना है कर डालो, मेरा बेटा मुर्दा हो गया है, बेगैरत हो गया है। और उसी लम्हे कौड़े खान ने कहा, मेरी मां तो मर चुकी है और मेरी मुर्दा मां को ये लेके आ गए हैं। उसका दिमाग माऊफ हो चुका था, बीवी और 3 बच्चों को देख चुका था। उसी लम्हे उसने झटका लिया कि इनको नहीं छोड़ना, मैं बेगैरत नहीं हूं। चिल्ला गया, भाड़ में, जो होगा देखा जाएगा। मेरे बच्चे गए, मेरी बीवी गई इसी चिल्ले में, और मेरी मां के तन बदन से कपड़े भी उतार दिए। और मेरी मां कह रही है मुझे खून भी नहीं बख्शेगी, मुझे बेगैरत कह रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जान ही जाएगी ना। जब जिन आएंगे तो मैं जिनों से भी लड़ लूंगा, क्योंकि ये वही कौड़े खान था जो हॉन्टेड जगह पे जाके कहता था, जिनों कहां हो, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरता। तो आज भी वो इस मूड में आ गया था, क्या होगा, जिन सामने आ ही जाएंगे तो मैं भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा उनके साथ, डरूंगा नहीं। तभी उसने झटका लिया और अपनी जगह से वो उठ के खड़ा हो गया। और जैसे ही उसने कदम दायरे कड़े से बाहर रखा, तो जो भी सामने मंजर था, वो सब का सब मंजर गायब हो गया, जैसे वहां पे कुछ था ही नहीं। वो उसकी मां जिसको वो पकड़ के लेके आ रहे थे, अब सर गर्दन ढलक गई थी कि करना है जो करो, वो भी गायब थी। वो देग भी गायब थी, पकाने वाले गायब थे, वो खैमा तक गायब हो गया था। वो पिकनिक मनाने वाले शहरी लोग जैसे कभी आए ही नहीं थे, उनका नामो निशान तक नहीं था। हां, ये जरूर हुआ, जैसे ही उसने कदम बाहर रखा तो पता है क्या हुआ, उसके कानों में एक कहका सुनाई दिया। जिसने भी कहका लगाया था वो सामने नहीं था, लेकिन कहका इस अंदाज में था, फातिहाना कहका, जैसे कोई अपनी फतह पे कहका लगाता है, एक तंजिया कहका। मारे गए ना, आखिर हमारे धोखे में आ गए ना, ये वो कहका था। और जैसे ही उसका कदम एक बाहर निकला, कानों ने सिर्फ एक कहका सुना, और कहका सुनते ही कौड़े खान का वजूद ऐसे जमीन से उछला जैसे किसी ने, बच्चे ने कोई छोटी सी फुटबॉल को, छोटी सी गेंद को उठा के ऐसे ऊपर उछाला जाता है, ऐसे ही किसी ने उसको पांव से पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ उछाला कि जैसे वो रोई का बना हो। ऐसा हट्टा कट्टा सेहतमंद पहलवान जो 3 लोगों से लड़ता था, इस अंदाज में ऊपर उड़ता हुआ गया जैसे वो रोई का हो, कॉटन का बना हुआ हो, बिल्कुल हल्का फुल्का कागज की तरह लहराता हुआ वो ऊपर गया। और इतना जोर से उसको ऊपर फेंका गया, वो भी नहीं जानता था वो कितना ऊपर जा रहा है। वो ऊपर जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, और काफी ऊपर जब वो चला गया तब उसको एहसास हुआ कि किसी ना नजर आने वाली हस्ती ने उसको इतनी जोर से कहका लगाने के बाद फेंका है कि वो एक गुब्बारा, जिसके अंदर गैस होती है, ये गुब्बारे लगे हुए थे, किसी का इवेंट हो रहा है तो इसके ये हैं, तो उसी गुब्बारे की तरह उड़ता हुआ, और ना सिर्फ ऊपर बहुत ज्यादा ऊंचा आसमान पे चला गया उस रात के पहर, बल्कि ऊपर, काफी ऊपर जाने के बाद उसको अंदाजा हुआ कि वो सिर्फ सीधा ऊपर नहीं आया, बल्कि वो काफी दूर चला गया है। आसमान भी बदला बदला था, लगता था जैसे इस जमीन पे बैठ के मैं आसमान को देखता हूं, ये वैसा आसमान भी नहीं है, आसमान भी बदला बदला सा है। और उसके बाद जब बहुत ऊंचा वो चला गया तो उसका जिस्म ऊपर आसमान पे ऐसे रुक सा गया, और उसको लगा जैसे कोई उसके जिस्म को ठहरा दिया है किसी ने। उसका जिस्म हवा के अंदर बहुत ऊंचाई पे ऐसे थमा हुआ था, और उसके बाद किसी ने उसके जिस्म को इस तरह पकड़ा जैसे कोई एक हवा सी आती है, हवा उसको धकेलती हुई ऊपर ही ऊपर बहुत दूर ले गई, बहुत दूर, इतनी दूर कि जब उसको उतारा गया, आहिस्ता 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 नीचे उतारा गया, जितनी तेजी के साथ उसको ऊपर पहुंचाया गया,
उससे कम तेजी के साथ वो कहता है। मैं गया तो बहुत स्पीड से था, कौड़े खान कहता है, लेकिन जब मुझे उतारा गया तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे उतारा गया, यहाँ तक कि आहिस्ता 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 आखिर में एक जगह पे उतार दिया गया। और जब मुझे ज़मीन पे उतार दिया गया तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई भी दूर दूर तक इंसानी आबादी के आसार नहीं थे। पहाड़ ही पहाड़ थे, खुश्क पहाड़। वो इतना जान गया कि इन पहाड़ों से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और वो खुश्क पहाड़ भी ऐसे अजीबो गरीब से पहाड़ थे, लगता था जैसे इस दुनिया के पहाड़ नहीं है, किसी और दुनिया के पहाड़ हैं। बहुत ही अजीबो गरीब पहाड़। कुछ देर तो वो पड़ा रहा, उन मंजर को सोचता रहा जो उसने कुछ देर पहले मंजर देखे थे अपने बच्चों के, बीवी के और मां का। अब उसको समझ लग गई थी कि वो जो शहरी बन के कैंप लगा के आए थे, देग पकाने वाले, अब वो समझ रहा था वो इंसान नहीं थे। क्योंकि जिस तरह वो गायब हुए थे, वो जैसे ही बाहर निकला था और जिस तरह वो गायब हुए थे, तब वो समझ गया था वो सब इंसान नहीं थे। जितना वो बहादुर था और जो उसको आमिल ने कहा था कि तुम्हारा जहन जितना ज़हीन होगा उससे भी वो ज्यादा जहन रखते हैं और परख जाएंगे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए ऐसी चाल चलेंगे तुम्हारे साथ कि तुम्हें समझने भी नहीं देंगे। और वो चाल चल गए थे, शहरी बन के आ गए थे। उसका दिमाग उस चिल्ले में उनको शहरी लोग ही समझता रहा, जो बहुत जाबिर जालिम थे, उसके बच्चों के साथ ये कर रहे थे। वो ये नहीं समझ पाया था कि ये जिन्नात हैं। वो ऐसा रूप धार के आए थे, वो इस अंदाज में आए थे कि उसको वाकई समझने नहीं दिया था। और अब जब वो नीचे गिरा पड़ा था एक वीरान जगह में, जो एक इसी दुनिया की इसी इसी सियारे की पहाड़ नहीं लगते थे, किसी और दुनिया के पहाड़ लगते थे, तब वो सोच रहा था सही कहा था उस आमिल ने। वो इस अंदाज में आपको धोखा देते हैं कि आपको समझने भी नहीं देते कि आपके साथ हुआ क्या है, और उसके साथ धोखा हो चुका था। खैर, अब वो बैठा था, उसकी जेब में कोई पैसे भी नहीं थे, खाने पीने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था। जो उसने रात को चिल्ले से पहले खाया था वही खाया था। वो रात का बकिया हिस्सा उसने उसी पहाड़ों में गुजार लिया। और जब नींद तो उसको आ नहीं रही थी, जब सुबह हुई, रोशनी फैलना शुरू हुई, तब उसने गौर से देखा तो उसको अंदाजा हुआ कि वो पहाड़ की एक सामने चोटी है, मुझे उसके ऊपर चढ़ना चाहिए। वो उस पहाड़ की चोटी पे तो चढ़ गया, लेकिन तब उसको अंदाजा हुआ दूर तक, जहां तक आंखें देख पा रही थीं, वहां तक पहाड़ ही पहाड़ थे। वो चाहता भी इन पहाड़ों से निकलना तो कभी नहीं निकल सकता था। उसको पता नहीं कितना अरसा लग जाता निकलने के लिए। एक बात उसको जरूर समझ आ गई थी कि जिन्नात ने मुझे उठा के ऐसे गैर आबाद ऐसी पहाड़ों में फेंका है जहां से इंसानों के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। इंसानी आबादी दूर दूर तक भी नहीं थी। सारा दिन वो उन्हीं पहाड़ों में घूमता रहा, भटकता रहा, भूखा प्यासा, ना ही पीने के लिए पानी, ना ही खाने के लिए कोई खुराक। कभी वो इधर जाता, यहां तक कि फिर से अंधेरा फैलना शुरू हो गया। अब उसको भूख भी सताने लगी थी, प्यास भी लग रही थी, और उसको समझ नहीं आ रही थी मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यहां तक कि रात हो गई। वो पहाड़ की एक चोटी पे बैठा हुआ था। कौड़े खान कहता है कि बैठे बैठे एकदम से जैसे नींद का झोंका सा आता है, ऐसे मैं थक चुका था, बहुत दूर इधर उधर फिरा था, मुझे एक नींद का झोंका सा आया और ऐसे मैं बैठे बैठे ही सो गया। तभी उस नींद के झोंके के दौरान ही एकदम से मुझे ख्वाब सा नजर आया। एक नेक बुजुर्ग हस्ती है और वो मेरे ख्वाब में आई और उसने मुझे कहा, कौड़े खान, तू एक अच्छा इंसान है, लेकिन तुझसे गलती हुई है। तो उस राह पे चल पड़ा है जो बहुत ही खतरनाक राह है। तुम्हें उस राह पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब वो मखलूक तुम्हें ऐसी जगह पे फेंक गई है जहां पे वापसी नामुमकिन है। लेकिन तुम्हारी कुछ नेकियां तुम्हारे काम आ गई हैं, इसलिए अभी तुम्हारे अंदर एक ताकत तुम्हें महसूस होगी। जब तुम आंख खोलोगे, नींद से बेदार होगे, तो तुम्हें अपने अंदर एक ताकत सी महसूस होगी। उसके बाद इसी पहाड़ी से नीचे उतरना, बिल्कुल वो जो तुम्हारी सामने वाली पहाड़ी है, उस पहाड़ी से राइट साइड को मुड़ जाना। जब राइट साइड को मुड़ोगे तो वहां पे एक सूखा हुआ रास्ता मिलेगा। ऐसे आसार मिलेंगे जैसे यहां से कभी पानी बहता था। इस रास्ते से जैसे पानी गुजरता था, वो एक नदी टाइप सी थी जो सूखी हुई है। तुम
अपने आप के अंदर ताकत भी महसूस करोगे। इसी नदी के अंदर चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, थकना नहीं। तुम्हें ना ही प्यास लगेगी, ना ही तुम्हें खाने की तलब होगी। तुमने थकना नहीं है, कुछ भी महसूस हो मुड़ के नहीं देखना, चलते रहना है, यहां तक कि एक दरबार पे पहुंचोगे। जब उस दरबार पे पहुंचोगे तो बस बकिया टाइम वहीं पे गुजारना। और साथ ही उसकी आंख खुल गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसको लगा कि मैं अभी बैठे बैठे सो गया था, मैं कहां पे हूं, मैं एक पहाड़ में बैठा हूं। तो क्या मैं सो गया था? हां, मेरी आंख लग गई थी। तो मैंने क्या देखा? तो वो देखता है, मैंने एक मंजर देखा, मुझे याद है, मैंने ख्वाब देखा। किसी हस्ती ने कहा कि ना ही तुम्हें भूख लगेगी, ना ही तुम्हें प्यास लगेगी, तुम्हारी भूख और प्यास को खत्म कर दिए गए। तो उसी लम्हे उसको महसूस हुआ, वो जो भूख से उसकी बुरी हालत थी, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, उसके शदीद प्यास लग रही थी, पहाड़ों के ऊपर कभी इधर 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 जो घूमता फिरता रहता है, उसका गला खुश्क हो गया था, शदीद उसको प्यास की तलब थी। अब उसको प्यास की तलब भी खत्म हो चुकी थी। उसका ऐसा लगता था जैसे पेट भी भर गया हो। इसका मतलब है उस हस्ती ने जो उस झोंके में ख्वाब दिखा के उसको कहा था, वो बात तो पहली सच हो गई थी कि तुम्हारी भूख और प्यास मिटा दी गई है। अब उसको प्यास भी नहीं थी, भूख भूख भी नहीं थी। तभी उसको लगा कि ये फिर ख्वाब नहीं था। वो जो नेक बुजुर्ग हस्ती मेरे ख्वाब में आई है, जो मुझे ये कह रही थी कि तुम्हारी नेकी तुम्हें बचाने जा रही है, तुमने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया था, इसलिए बेहतर है अब आगे अपनी मंजिल की तरफ जाओ। और उन्होंने जो रास्ता बताया था कि बिल्कुल सीध में जाना और उसके बाद राइट मुड़ जाना, तो वो अपनी जगह से रात को ही उठ पड़ा। सुबह का इंतजार तक नहीं कर सका। बेचैनी थी उसके अंदर, हौसला आ गया था। भूख और प्यास जो शिद्दत के साथ थी, जैसे ही कम हुई, खत्म हुई, तो वो अपनी जगह से उठा और रात को ही पहाड़ों के बीच में चलना शुरू हो गया। बिल्कुल सीधा वो जा रहा था। अब वो अंधेरे में भी देखने के काबिल थोड़ा सा हो गया था। वो सीध में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, यहां तक कि वो सामने सीधा एक पहाड़ आ गया। जैसे उन्होंने ख्वाब में उसको दिखाया था बकायदा, वैसा ही वो पहाड़ था। तब उसको अंदाजा हुआ कि अब मैंने यहां से सीधा मुड़ना है। तब वो उसी पहाड़ के साथ होकर सीधा मुड़ा तो थोड़ी ही दूर जाके एक नदी टाइप सी थी जो खुश्क हो चुकी थी, उसके अंदर पानी नहीं था। वो एक रास्ता सा बना हुआ था, वो ऊंचा नीचा नहीं था, वो सीधा ही जा रहा था, जिससे पता लगता था कभी यहां पे पानी का बहाव था, नदी थी जो इस वक्त खुश्क है। उन्होंने कहा था कि बस इसी पे चलते रहना, और उसने उसी नदी पे ही चलना शुरू कर दिया। उसके कान बहुत सी आवाजें सुन रहे थे। कभी किसी जानवर की आवाज थी, और कभी वो कहता है मेरे कान ऐसी आवाज सुन रहे थे जैसे कोई हौले हौले एक दूसरे से बात कर रहा हो, इस तरह की आवाजें। और वो एक दो बंदों की नहीं, बहुत ज्यादा महसूस होती थी। जैसे मैं उस नदी से गुजर रहा हूं, मेरे सीधे हाथ पे भी उल्टे हाथ पे भी आवाजें ही आवाजें हैं। जैसे बहुत ज्यादा वहां पे ना नजर आने वाले इंसान या जिन हैं जो आपस में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जबान क्या बोल रहे हैं, कहते हैं मुझे समझ नहीं आई। मैं चलता रहा, मैं नदी में चलता रहा। उस नदी में मुझे एक अजीबो गरीब जानवरों की आवाज भी आई, जैसे किसी भेड़िए की आवाज हो। ऐसी आवाज भी आई जैसे कोई शेर धाड़ा हो। ऐसी आवाज आई जैसे कुत्ते भौंकने शुरू हो गए हैं। मैंने किसी आवाज की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे जो कहा गया था मैं उस पर अमल पैरा था। मैं सीधा चलता रहा, मैं सीधा चलता रहा, मैं सीधा चलता रहा, यहां तक कि रात खत्म हो गई, सुबह की रोशनी फैल गई। कहता है मैं रुका नहीं, मैं थक चुका था, लेकिन कुछ ऐसा मुझे खिलाया गया था, प्यास भी ऐसी खत्म की गई थी। अभी तक ना प्यास लगी थी, अभी तक कोई मुझे भूख नहीं लगी थी। जिस्म थका जरूर था, शिद्दत के साथ नहीं थका था, जिसमें अभी भी ताकत थी कि जो से ही रात सारी मैं चल चुका, सुबह की रोशनी भी हो गई, तो बगैर रुके मैं चलता रहा, मैं चलता रहा, मैं चलता रहा, यहां तक कि सारा दिन वो कहता है मैं चलता रहा। चलते चलते रात हो गई। जब रात हो गई तो कहता है मेरा जिस्म अब इतना थक चुका था कि मुझे लगा मुझे कुछ देर के लिए जमीन पे बैठ जाना चाहिए। और एक पहाड़ के ऊपर जाके, पत्थर सा एक बड़ा पड़ा था, उसके ऊपर मैं बैठ गया कि कुछ देर में ऐसे आराम कर लूं, फिर उसके बाद मैं चलना शुरू करूंगा। शायद अब मुझे एक दो घंटे की नींद भी आ जाए, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। उसी वक्त भी मेरी आंख लगी, और उस आंख लगते ही जो चीज मुझे ख्वाब में नजर आई वो ये थी, रुको मत, चलते रहो। और साथ ही मेरी आंख खुल गई। बस मैंने इतना देखा कि मुझे यह कहा गया कि रुको मत, चलते रहो, कि मैं एकदम से जाग गया झटका मार के, और मैं एकदम से फिर से अपनी जगह से खड़ा हो गया, और फिर मैंने चलना शुरू कर दिया। वो पूरी रात भी मैं चलता रहा, यहां तक कि जब सुबह की
किरणें फैल रही थीं, उन पहाड़ों पे रोशनी होने जा रही थी, सूरज अपनी बादशाहत कायम करने आ रहा था, रात की तारीकी को भगाने जा रहा था कि जाओ तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई, अब किरणें सूरज की होंगी, हम आ चुके। तो वहीं दूर मुझे एक जगह पे नजर आया जैसे आबादी सी है, कोई दरबार सा है। और फिर मेरे अंदर जो थकावट थी, जिस्म टूट गया था, जो कुछ भी था, उस आबादी को देखते ही और मैंने तेज चलना शुरू कर दिया, यहां तक कि चलते चलते मैं उस दरबार तक पहुंच गया। और जैसे ही उस दरबार पे मैं गिरा, मैं गिरते ही बेहोश हो गया। अब दूसरी तरफ जिस रात उसने बैठ के वो चिल्ला किया था, जहां पे उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसकी मां को मारा और पकाया गया था, जो मंजर था वो सिर्फ जिन्नात ने उसको दिखाया था, हकीकत में कुछ नहीं था। जब सुबह हुई, बीवी उठी तो देखा शौहर नहीं है। मां जिसको वो बगैर कपड़ों के नंगा करके लाए थे, वो तो वैसे ही फौत हो चुकी थी, लेकिन वो धोखा खा गया था। बच्चों पे नहीं टूटा था, बीवी पे नहीं टूटा था, मां पे टूट गया था, क्योंकि मां ने कहा था मैं तुझे बेगैरत हो गया, मैं तुझे खून, मैं तुझे दूध भी नहीं बख्शूंगी, इस बात पे वो धोखा खा गया। वो उसके दिमाग से खेल रहे थे। बीवी ने देखा शौहर नहीं है, इंतजार करती रही, कहां चला गया, रात को ऐसे जाता तो नहीं है, जाता भी है खेतों में, वापस आ जाता है, अब तो इतना टाइम हो गया, कहां रह गया। इंतजार करते करते 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, जब 12 बज गए तो उसको परेशानी हुई कि शौहर कहां गया, कौड़े खान नहीं आया। बच्चों से कहा बाप को कहीं देखा है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जाओ देख के आओ। बच्चे गए, जहां जहां बाप का पता था, हो सकता है हर उस जगह पे देखने के बाद भी जब बाप नहीं मिला तो उन्होंने मां को बताया बाप नहीं है। वो खुद से निकली, हर उस जगह पे देख के आई जहां पे बाप को होना चाहिए था, फिर भी नहीं मिला। तो फिर इधर उधर रिश्तेदारों से, बाकी फैमिली के लोगों से जिक्र किया कि कौड़े खान का नहीं पता, कौड़े खान को किसी ने देखा है? सबने कहा नहीं हमें नहीं पता। तो सबने कहा, बीवी से पूछा वो अगर कहीं गया है तो तुम्हें बता के गया होगा। उसने कहा नहीं वो कहीं नहीं गया, अगर उसने शहर भी जाना होता है तो वो तैयारी मैं उसकी करती हूं और उसको बाद उसको खाना वगैरह देती हूं, तब मुझे बता के जाता है, उसने तो मुझे बताया तक भी नहीं। मैं सोई हुई थी रात, मुझे लगा कहीं जमीनों में काम करने के लिए गया है, पानी लगाने के लिए गया है, या कोई हाजत करने के लिए वॉशरूम के लिए गया है, वापस आ जाएगा। मैं सोई रही, सुबह उठी तो वो नहीं है। सारे गांव वाले मिलके ढूंढते रहे, सारा दिन कौड़े खान नहीं मिला। अगले दिन भी ढूंढते रहे, कौड़े खान नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक हफ्ता हो गया, कौड़े खान का कहीं कोई नाम निशान नहीं था। अब सबको लगा खुदा खैर करे, एक हफ्ता हो गया पूरे, उन गांव के जितने भी घर थे सबको ढूंढते हुए, कौड़े खान का कोई नहीं पता था। अगर गलती से कहीं बगैर बताए वो शहर भी चला गया था तो एक दिन के बाद वो लाजमी आ जाता था, दूसरे दिन तो उसको आ ही जाना चाहिए था, क्योंकि वो बगैर बताए गया था। तो जब इंसान बगैर बताए इमरजेंसी में निकल भी जाए तो फिर जल्दी वापस आता है। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां, छठा, सातवां दिन भी गुजर गया और जब नहीं आया तो फिर पीर साहब के पास पहुंचे कि पीर साहब देख के बताइए अपनी इल्म की रोशनी में कौड़े खां कहां है। पीर साहब ने आंखें बंद की, अपनी इल्म की रोशनी में देखा और कहा, पीर ने कहा कौड़े खां तो अल्लाह को प्यारा हो गया है। वो शहर कहीं जा रहा था इमरजेंसी में, रास्ते में उसका हादसा पेश आया और उस हादसे की सूरत में वो मर गया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो कहां है, उसका जिस्म कहां है ये नहीं पता, लेकिन वो मर चुका है। ये सुनना था कि बीवी ने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। बच्चे भी ये खबर सुन के रो पड़े कि बाप मर गया है। गांव वाले भी अफसरदा थे कि ये क्या क़यामत टूट पड़ी। कौड़े खां एक अच्छा पहलवान, नामवर पहलवान, इस गांव की मान शान, इस गांव की पहचान, इस गांव का गरूर, ऐसा नेक शख्स, ईमानदार, आमिल पहलवान ऐसे चुप करके चला जाएगा दुनिया को छोड़ के, पता ही नहीं लगेगा। सब बहुत दुखी थे, सब बहुत रो रहे थे, बीवी बच्चे शदीद रो रहे थे। यहां तक कि आखिर फिर फैसला किया गांव वाले ने कि जब वो अल्लाह को प्यारा हो गया, मर गया है, तो कम अज कम हमें उसका गायबाना नमाज जनाजा करना चाहिए। तो सब गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने जाके उसका गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दिया गया। उनके बाद जिसमें खाकी होता, उसका मुर्दा जिस्म होता, तो शायद वो उसको जमीन की नजर भी कर देते, उसकी कब्र बना के उसको दफन भी कर देते, लेकिन क्योंकि वो उसका पता ही नहीं था, पीर साहब सिर्फ इतना बता सके थे कि वो मर गया है, इसलिए बस सिर्फ उसका गायबाना नमाज जनाजा ही पढ़ सके। अब दूसरी तरफ वो जो कौड़े खान जिस दरबार पे पहुंचा, जहां पे पहुंचते ही बेहोश हो गया, वहां पे उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, आगे भी इतनी मजेदार कहानी है। कैसे उसकी एक जिन्नी
यानी जिन की फीमेल जो होती है, जिन्नी के साथ उसका ताल्लुक बना, कैसे वो वापस पहुंचा और फिर कैसे जिन्नात उसको अपने साथ लेके गए अपनी दुनिया में, उसकी आखिर दोस्ती हो ही गई, कौन उस पर मेहरबान हुआ। ऐसी बहुत सारी आगे जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगा। आज यहीं तक ही, क्योंकि रोज़े का टाइम जो है वो होने वाला है, रोज़ा खुलने वाला है। मैं भी बार बार टाइम साथ साथ देख रहा होता हूँ, तो मैंने कहा कहानी भी रिकॉर्ड कर लूँ, तो मैं भी उठ के इफ्तारी की तैयारी करूँगा, रोज़ा खोलूँगा। तो ये थी आज का पार्ट 1। इसको मज़ा ही ऐसे ही आएगा कि क्योंकि बहुत लंबी है, मज़ा लेके सुनना है तो फिर ऐसे ही फ़ौरन सुना दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 और बहुत सी वेरिएशन है उसमें, बड़ा ज़बरदस्त है सुनने वाला आ गया। मुझे तो खुद कहानी सुन के बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 कल सुनाता हूँ। तो कल पार्ट 2 होगा, इसका बहुत आपको इंतज़ार रहेगा, बहुत मज़े का पार्ट 2 है। तो मैं इजाज़त लेने से पहले जिस तरह हर दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे, हौसला दे। माह रमज़ान है, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, राशन डलवाइए। जो लोग हिम्मत रखते हैं, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना भी उनकी जेब इजाज़त देती है, माह रमज़ान में गरीब लोगों को राशन डलवा के दीजिए। बहुत सारे लोग मुझे भी भेज रहे हैं मदद के लिए, तो उन सबका दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। आई लव यू सो मच, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मदद कीजिए, मेरी भी इंशाल्लाह आपकी अमानत है। जो भी मुझे भेजेंगे और जो भेज रहे हैं, इंशाल्लाह ये सारी आपकी अमानत, जो इस वक्त सैलाब ज़दगान हैं या गरीब लोग भी हैं, वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, सिर्फ सैलाब ज़दगान नहीं, महंगाई भी शदीद है। तो राशन ले लेके या कुछ पैसों की सूरत में, मैंने पूछा सिस्टर से कि क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा राशन भी दें और पैसों भी कुछ लोगों को दें, कुछ लोगों की और भी ज़रूरियात हैं। तो पैसों की सूरत में भी और राशन की सूरत में भी इंशाल्लाह मैं और मेरी पूरी टीम जो है, हम उनको, आपको जो हकदार लोग हैं इंशाल्लाह उनको देने जा रहे हैं। आप लोग भी इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। मेरा जैज़ कैश का नंबर है, यही वाला व्हाट्सएप का जो नंबर है, इस पर जैज़ कैश पाकिस्तान से कोई करना चाहे, ईजी पैसा करना चाहे, तो मेरा जो नंबर है +92 या 0092, और जोंग का मेरा नंबर है 313665550। मैं रिपीट करता हूँ, 0313665550। इस पर आप जायज़ कैश कर सकते हैं, इजी पैसा कर सकते हैं। और जो बाहर ममालिक से मदद करना चाहें तो वो मुझे मैसेज कर दें, लिख दें, सिर्फ खाली एक लिखें CASH, कैश लिख दें, मनी लिख दें, MONEY रकम। तो उर्दू में रकम लिख दें, कैश लिख दें, उर्दू में कैश लिख दें, या इंग्लिश में CASH लिख दें, कैश लिख दें, तो मैं समझ जाऊँगा। और मैं आपको अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा, उस अकाउंट नंबर पे भी आप सेंड कीजिए, ताकि जो इस वक्त माह रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, हम राशन की सूरत में उनकी रोज़ा इफ्तार करवा सकें और पैसे दे के उनकी और ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो खुद से भी उसको ले सकें। ये जी कहानी, आप भी अपनी कहानी इसी व्हाट्सअप नंबर जो मैंने अभी अनाउंस किया इस पर सेंड कीजिए, लिख के भी सेंड कर सकते हैं और वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन आखिरी लफ्ज़, जिस तरह मैंने कहा पैसों के लिए आपने कैश लिखना है, इस तरह अगर आपने मुझे स्टोरी सेंड करनी है तो आखिरी लफ्ज़ इंग्लिश में लिखें STORY, या फिर उर्दू में स्टोरी लिख दें, या फिर OCS लिख दें, OCS ऑफ O, कैमरा C, स्टोरी S, OCS लिख दें, तो इंशाल्लाह आपकी कहानी, आखिरी लफ्ज़ लाजमी होना चाहिए, आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। तो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।